हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कार्व 2020 के क्लॉजेस को कैसे याद किया जा सकता है इसके बारे में एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक बताने के लिए आया हूं। सब लोगों को पता होगा कि पहले कार्व 2016 था, अभी कार्व 2020 एप्लीकेबल है। तो कार्व 2016 में 16 क्लॉजेस थे, 2016 में 16 क्लॉजेस थे। तो कार्व 2020 में कितने होंगे? 20, राइट ना? नहीं, कार्व 2020 में भी 20 क्लॉज नहीं है। जैसे 16 में 16 थे तो ऐसे 20 में 21 क्लॉजेस है। तो अभी तक आपको ये पता नहीं होगा, तो वेल एंड गुड, अभी आपको पता चल गया कि कार्व 2020 में 21 क्लॉजेस है। लेकिन ये 21 क्लॉजेस बहुत से लोग क्या होते हैं, याद उसके नाम याद नहीं रखते। अंदर का कंटेंट जरूर पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन क्लॉजेस के नाम याद नहीं रखते। उससे क्या होगा, उससे एग्जाम में आप पास या फेल का भी डिफरेंस बना सकते हो। आप बोलोगे कैसे? क्या है कारों के नाम याद रखने से क्या फर्क पड़ता है? तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि कारो 2020 का क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा। मतलब एग्जाम में टेस्ट होगा, जरूर टेस्ट होगा इस बार। और कारो का जो आंसर आप लिखोगे उसमें अगर आपने क्लॉज नहीं लिखे होगे तो आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू अ क्लॉज ऑफ कारो 2020। लेकिन अगर आप जिसने कारो के क्लॉजेस याद किए हैं वो क्या लिखेगा? एग्जैक्ट कारो का नाम, क्लॉज का नाम और नंबर लिख के आएगा। और दैट विल मेक अ डिफरेंस। एग्जामिनर उसको वहां पे 1 मार्क ज्यादा देगा। और इट कैन क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन 39 एंड 40 इन ऑडिट। ये ऑडिट में जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपका रिटेंशन पावर, आपका मेमोरी कितना स्ट्रांग है, ये उसी पेपर में टेस्ट किया जाता है जो है ऑडिट। और ऑडिट में अगर आप ढीला छोड़ दोगे कि हाँ ये याद नहीं रखूंगा, वो क्लॉज याद नहीं रखूंगा, एथिक्स के क्लॉज के नाम याद नहीं रखूंगा, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको क्लॉजेस याद रखने पड़ने वाले हैं, क्लॉजेस नंबर और उसका नाम भी याद रखने पड़ने वाला है। वो भी छोड़ दो, अभी जो मई 2022 एग्जाम आया था उसमें एक एमसीक्यू आया था 2 मार्क के लिए। जनरली एमसीक्यू जो 2 मार्क के आते हैं वो थोड़े क्वालिटी और डिफिकल्ट लेवल के एमसीक्यू बोलते हैं उसको, कि मतलब थोड़े क्वालिटी होंगे, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन इस बार 2 मार्क का एक एमसीक्यू आया था, उसमें आईसीआई ने क्या पूछा था ऑडिट में, उन्होंने बस एक कारो का कोई क्लॉज लिखा था और नीचे 4 ऑप्शन दिए थे कि इसमें से ये क्लॉज कौन सा है। तो अगर आपने वो क्लॉजेस के नाम जिन बच्चों ने याद करके गए थे उनको 2 मार्क मिल गए इजीली, लेकिन जिन्होंने नहीं किए थे उनको गलत आंसर लिख के वो 2 मार्क चले गए उधर उनके। और सपोज 2 मार्क इधर चले गए और आंसर्स में उन्होंने कारो का, आईसीआई को सजेस्टेड आंसर में कारो का नाम और नंबर एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं लिखा, उधर 1-2 मार्क चले गए। ऐसे 4 मार्क पकड़ के चलो इसी चक्कर में चले गए। और फिर बाद में हम बोलते कि ऑडिट में स्कोर क्यों नहीं हुआ। तो अगर उसको या लड़का लड़की को 35, 36, 37 ऐसे आए होंगे, 38 भी पकड़ के चलो, 2 मार्क्स से ऑडिट में फेल हुआ होगा वो लड़का या फिर वो लड़की, और बाकी के पेपर में उसने पास सारे क्या बोलते हैं, सारे पेपर ही मस्ट हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, तो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आया होगा उसको। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है वो मैटर करती है पास या फेल में। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखो। उसमें एक छोटा सा स्टोरी बना के हम कारो के 20 क्लॉजेस याद रखने की कोशिश, 21 क्लॉजेस याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। कारो 2020 के 21 क्लॉजेस। और ये मेमोरी टेक्निक आपको जरूर यूज होगी और आपको एग्जाम में वो एक टेक्निक से सारे क्लॉजेस के नंबर, नाम और नंबर दोनों याद आ जाएंगे। और क्वेश्चन देख के आपको बस वो क्लॉज कोट करना है आंसर में इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। द एग्जामिनर विल गेट इंप्रेस्ड बाय लुकिंग एट योर आंसर, कि आपको क्लॉज भी पता है, आपको नाम भी पता है और आपने आंसर भी ढंग का लिख लिया। तो ये 21 क्लॉजेस है, उसको याद रखने के लिए एक छोटा सा मेमोरी टेक्निक बताता हूं। प्लीज ये वीडियो बंद मत कर देना, एंड तक जरूर देखना। ट्रस्ट मी, इट कैन एटलीस्ट आपके 2 मार्क तो बढ़ाएगा ही। 10 मिनट का वीडियो आपके 2 मार्क बढ़ाएगा। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। 10 मिनट में अगर आपके 2 मार्क भी पॉकेट में जाते हैं तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। तो चलिए एक स्टोरी बनाते हैं। एक स्टोरी बनाई है बेसिकली मैंने। तो ऐसा समझ के चलो कि एक डेविड नाम का एक स्टूडेंट है। डेविड, डी फॉर डेविड। तो डेविड ने क्या किया, पिगी बैंक से कुछ पैसे निकाले। पिगी बैंक से, PIGI, आप बोर्ड पे देखते चलो चाहिए तो आपको थोड़ा आसानी होगी कैच करने में। पिगी बैंक से डेविड ने पैसे निकाले। पिगी बैंक से डेविड ने पैसे निकाले क्या करने के लिए? सीडी खरीदने के लिए। आप देख रहे हो ना नीचे नीचे, पिगी बैंक से डेविड ने पैसे निकाले सीडी खरीदने के लिए। सीडी कौन सी सीडी खरीदने के लिए? उरी फिल्म की सीडी खरीदने के लिए। URI, उरी फिल्म की सीडी खरीदने के लिए पैसे निकाले। अभी ये मत बोलो कि नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन पे क्यों नहीं देखा, हमें उसमें घुसना नहीं, हमें क्लॉजेस याद करने, बस मेमोरी टेक्निक है। तो उसने सीडी खरीदी, ठीक है, सीडी खरीदी उसने उरी फिल्म की, URI, उरी की फिल्म की सीडी खरीदी। वापस एक बार देखते हैं क्लॉज 1 to 10। पिगी बैंक से मिस्टर डी ने पैसे निकाले क्या करने के लिए? सीडी खरीदने के लिए। सीडी खरीदने के लिए उरी फिल्म की। तो 10 क्लॉज इधर ही हो गए। एक बार ये क्लॉजेस के साथ उसका नाम या फिर उसका मेमोरी टेक्निक भी याद कर लेते। पीस फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक मिनट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लॉज नंबर 1, वो क्या बोलता है? वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स for showing all the particulars including quantitative details XYZ of the PP. So P is for property plant and equipment. Clause number 1 done. Clause number 2 I से आपको याद रखना है इन्वेंट्री या फिर वर्किंग कैपिटल। तो I क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है? इन्वेंट्री, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट अ रीजनेबल इंटरवल्स XYZ।
सो उसके बाद क्या आता है जी क्या होता है, गारंटी लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो कारो का क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स इन प्रोवाइडेड एनी गारंटी और सिक्योरिटी और ग्रांटेड XYZ। तो जी हो गया, जी के बाद आई आता है, आई में क्या लेंगे हम, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड गारंटीज। सो क्लॉज नंबर 4 क्या बोलता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटी वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड सेक्शन 186 XYZ थिंग्स। सो पीगी हो गया अपना, PIGI, P is for property plant and equipments, I is for inventory / working capital, G is for guarantees, loans and investments, I is for investments, loans and guarantees। पीगी हो गया, D is for now, पीगी क्या बात है, D, मिस्टर D for मिस्टर D डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में क्या बोलता है कारो का क्लॉज नंबर 5, in respect of deposits accepted by the company or amounts which are deemed to be deposits whether XYZ things। इसमें मैं क्लॉज आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, इसलिए जल्दी बस क्लॉजेस के अंदर का कंटेंट की एक लाइन पढ़ रहा हूं, डिटेल में नहीं घुस रहे, हम बस याद रखना चाहते हैं कारो के सारे नाम और उसका क्लॉज नंबर, ठीक है। तो सी हो गया, डी हो गया, डी के बाद क्या होता है, उसने सीडी खरीदी, सी इज फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स का क्लॉज क्या बोलता है, वेदर मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सी हो गया, सी डी इज फॉर ड्यूज, लेकिन कौन से ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज का क्लॉज क्या बोलता है, वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इशुएंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो पिगी बैंक से डी ने सीडी खरीदी, यहां तक आ गए हम लोग, सीडी खरीदी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स तक आ गए, सीडी खरीदी। अभी कौन सी इसकी खरीदी, उरी फिल्म की खरीदी, URI, उरी फिल्म की खरीदी। तो यू इज फॉर अनरिकॉर्डेड इनकम, अनरिकॉर्डेड इनकम इज क्लॉज नंबर 8 ऑफ कारो 2020। अनरिकॉर्डेड इनकम में क्या बोलते हैं, वेदर इन ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन सरेंडर्ड XYZ। तो उरी का यू हो गया अनरिकॉर्डेड इनकम। आर इज फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स / बोरोइंग्स। तो आर का क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स / बोरोइंग्स। तो उसमें क्या बोलते हैं, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और बोरोइंग्स और इन पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट देयरऑन टू एनी लेंडर इफ यस XYZ आगे। तो URI, आई में क्या आता है, इशू प्रोसीड्स। अभी इशू प्रोसीड्स का क्लॉज नंबर 10 हो जाता है। तो क्लॉज नंबर 10 इशू प्रोसीड्स क्या बोलता है, वेदर द मनी रेज्ड बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर XYZ। तो ये कारो के 10 क्लॉज हो गए। P फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, I फॉर इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल, G फॉर गारंटी लोन्स इन्वेस्टमेंट्स, I फॉर इन्वेस्टमेंट्स लोन्स गारंटीज, D फॉर डिपॉजिट्स, C फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, D फॉर ड्यूज मतलब स्टैट्यूटरी ड्यूज, U फॉर अनरिकॉर्डेड इनकम, R फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स और अदर बोरिंग्स एंड I फॉर इशू प्रोसीड्स। ये हो गया अपना 10 क्लॉज। और उसके एक स्टोरी बना दी हमने, पिगी बैंक से डी ने सीडी खरीदने के लिए, कौन सी, उरी फिल्म की सीडी खरीदने के लिए पैसे निकाले, उरी URI। और फिर आता है F फॉर फिल्म, उरी फिल्म, F इज फॉर फ्रॉड्स। क्लॉज नंबर 11 F इज फॉर फ्रॉड। फ्रॉड्स क्या बोलता है, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड एक्सेट्रा। आपको एक स्टोरी बैठ रही है दिमाग में और आपको स्टोरी के साथ उसके इनिशियल लेटर्स याद रखने हैं, लेटर्स के साथ बस उसका एक वर्ड याद रखना है जिससे आपका पूरा क्लॉज का रेफरेंस आपको याद आ जाए। F इज फॉर फ्रॉड्स, उरी फिल्म, F इज फॉर फिल्म, फिल्म इज फॉर फ्रॉड, फ्रॉड से पूरा क्लॉज नंबर 11 आपको याद आ गया। आपको पूरा सीरियल याद रखना है, वो याद हो जाएगा। स्टोरी एक बार वापस बताता हूं मैं एंड में, ठीक है। तो उरी नाम की फिल्म देखने के लिए उसने पैसे निकाले थे, लेकिन उरी नाम की फिल्म देखने के लिए उसने जो पैसे निकाले वो तो ठीक है, लेकिन मिस्टर डी अपना डेविड है तो वो तो इंडिया का है नहीं, वो एक नॉन रेसिडेंट इंडियन है, NRI है वो, NRI। तो N इज फॉर निधि कंपनी। तो निधि कंपनी का क्लॉज क्या बोलता है, वेदर द निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद द नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:20 XYZ, ठीक है। तो N इज फॉर निधि कंपनी। N के बाद आता है R, NRI। R इज फॉर रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी का क्लॉज क्या बोलता है, वेदर ऑल द ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 एंड सेक्शन 188 एक्सेट्रा। URI उरी हो गया, फिल्म हो गया, फिर NRI, N हो गया, R हो गया, अभी I पे आते हैं। I इज फॉर इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का क्लॉज क्या बोलता है, वेदर द कंपनी हैज एनी इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसरेट विद द साइज एंड आगे जो भी दिया है, ठीक है। तो NRI हो गया और मिस्टर डी अपना NRI भी है और जैसे मैंने बताया वो NRC भी है, नॉन रेसिडेंट सिटीजन भी है। तो नॉन रेसिडेंट सिटीजन का वापस N आ गया, एक आ गया निधि कंपनी का N था, वापस एक नीचे N आ गया, वो होता है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। N इज फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का भी आपको ऐसे याद रखना है, मतलब N और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इतना याद रखना है। उसके अंदर क्या दिया है एक बार बता देता हूं, whether the company has entered into any non-cash transactions with the directors or persons connected with him XYZ, मतलब non-cash transactions ये क्लॉज में दिया हुआ है पूरा। तो NRC इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन हो चुका है, वापस NRC नॉन रेसिडेंट सिटीजन, N भी हो गया, R पे आता है, R इज नाउ रजिस्ट्रेशन विद RBI, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन विद RBI का क्या दिया है, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45I ऑफ द RBI एक्ट, ठीक है। तो NRC, C इज फॉर कैश ड्यूज, so cash losses, sorry, C is for cash losses। तो cash losses में क्या बोलते हैं, whether the company has incurred any cash losses in the financial year in the immediately preceding financial year, if so state the amount of the cash losses।
तो एनआरआई एनआरसी ऐसा साथ में याद रखो कि मिस्टर डी एनआरआई भी है, एनआरसी भी है, एनआरआई भी है, एनआरसी भी है, मिस्टर डी एनआरआई भी है, नॉन रेसिडेंट इंडियन भी है, एनआरसी भी है, एनआरआई एनआरसी 4-5 बार याद कर लोगे तो याद आ जाएगा। एनआरआई एनआरसी, एनआरआई एन का क्या था, निधि कंपनी, अभी नीचे वाला एन का क्या है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, एनआरसी। एनआरसी पे आ गए। तो अभी मिस्टर डी का जैसे मैंने बताया कि गोल था स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना है, उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का वैसे खुद से स्टैट्यूटरी ऑडिटर करके याद रखना है। तो उसका क्या है, रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, ये क्लॉज है, वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर XYZ। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना उसका गोल है, जी फॉर गोल, जी फॉर गोल, जी इसको गोइंग कंसर्न, वेरी इजी। तो गोइंग कंसर्न हो गया, और गोइंग उसको मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना उसका गोल है, और गोल के लिए वो क्या करता है, भगवान को प्रे करता है कि प्लीज यार मैं चाहे तो CSR करता हूँ, लोगों का भला करता हूँ, CSR करता हूँ। तो क्लॉज नंबर 20 अपना CSR हो गया। CSR का क्लॉज क्या बोलता है, either in respect of the other ongoing projects the company has transferred unspent amount to a fund specified XYZ। तो क्लॉज नंबर 20 CSR हो गया, और नीचे एंड का बचता है CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलेटेड वो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 21। तो ये था अपना स्टोरी, और स्टोरी से हमने क्या किया, इनिशियल्स लिख लिए, हर जगह पे एक स्टोरी बनाई, स्टोरी के सामने हर एक इनिशियल के सामने उस क्लॉज का एक मेन पार्ट लिखा, मेन वर्ड लिखा, जो वर्ड वो पूरे क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है, और उससे आपको पूरा क्लॉज याद रखने में पूरी आसानी हो जाएगी। निधि कंपनी पे कोई क्वेश्चन आता है तो यू शुड रिमेंबर क्लॉज नंबर 13, आई थिंक क्लॉज नंबर 13 नहीं सॉरी क्लॉज नंबर 12 एन, निधि कंपनी। तो आपको पूरा याद ही रखना है। PIGI पिगी बैंक से डी ने, मिस्टर डी ने PIGI पिगी डी, CD URI उरी फिल्म, URIF, देन हु इज ही, NRI, he is also NRC, देन उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना है, उसका वो गोल है, उसके लिए वो CSR कर रहा है, और CFS का एंड का ऐसे याद रख लो, ठीक है। PIGI पिगी बैंक से पैसे निकाले, PIGI किसने निकाले, डी, PIGI डी ने खरीदे, डेविड ने निकाले, PIGI डी फॉर व्हाट, उरी देखने के लिए, तो URIF फिल्म देखने के लिए खरीदे, ठीक है, उरी फिल्म देखने के लिए खरीदे, और फिर उरी फिल्म देखने के लिए खरीदे, और वो क्या है, NRI है, NRC भी है, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना गोल है, उसके लिए वो CSR कर रहा है, और इनका CFS आप ऐसे याद रख लो। तो P फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, I फॉर इन्वेंट्री, G फॉर गारंटी, I फॉर इन्वेस्टमेंट्स, D फॉर डिपॉजिट्स, C फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, D फॉर ड्यूज, U फॉर अनरिकॉर्डेड इनकम, R फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स, I फॉर इशू प्रोसीड्स, F फॉर फ्रॉड, N फॉर निधि कंपनी, R फॉर रिलेटेड पार्टी, I फॉर इंटरनल ऑडिट, N फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, R फॉर रजिस्ट्रेशन विद RBI, C फॉर कैश लॉसेस, फिर स्टैट ऑडिटर, फिर G फॉर गोइंग कंसर्न, फिर CSR और CFS। हो गए आपके 21 क्लॉजेस। ये आपको आधे घंटे में याद आ जाएंगे। पूरा अंदर का कंटेंट याद नहीं हुआ तो भी एटलीस्ट क्लॉज नंबर और उसका आगे का एक कीवर्ड आपको याद आ जाएगा। एग्जाम में अगर किसी भी क्वेश्चन पे किसी भी क्लॉज पे क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट क्लॉज के नाम लिख लो। और एमसीक्यू में भी 2 मार्क 1 मार्क के लिए आ सकता है, और हु नोज 1-2 मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज ये क्लॉजेस के नंबर और उसके आगे के कीवर्ड याद रख लो, आपको पूरा क्लॉज का एटलीस्ट एक बैकग्राउंड पता चल जाएगा। और आप अगर वो क्लॉज कोट करते हो आपके आंसर में तो एग्जामिनर विल आल्सो गेट इंप्रेस्ड एंड ही विल सी कि हाँ सजेस्टेड आंसर में भी क्लॉज लिखा है, इसने भी क्लॉज लिखा है, एंड ही विल गेट इंप्रेस्ड, ही विल एटलीस्ट इंक्रीज 1 मार्क। एंड हमें 1-1 मार्क जुटाना है, ऑडिट में तो स्पेशली करना ही पड़ता है। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। एक बार स्टोरी वापस बता दूं, चलिए एक बार स्टोरी वापस बता देता हूं। ऐसे वापस स्टोरी खुद का बता कि आसानी हो जाएगी आपको पूरा याद रखने में। पिगी बैंक से डी ने पैसे निकाले, पिगी बैंक से डी ने पैसे निकाले उरी फिल्म देखने के लिए, उरी फिल्म देखने के लिए, और उरी फिल्म देखने के लिए उसने पैसे निकाले। फिर वो क्या है, एनआरआई है, और फिर वो एनआरसी भी है, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना उसका गोल है, और उसके लिए वो सीएसआर कर रहा है, और सीएफएस तो आपको ऐसे याद रखना है। पिगी बैंक से डी ने उरी फिल्म देखने के लिए पैसे निकाले, उरी फिल्म देखने के लिए पिगी बैंक से डी ने सीडी खरीदी, सॉरी सीडी मिस हो गया। पिगी बैंक से डी ने पैसे निकाले सीडी खरीदने के लिए, उरी फिल्म देखने के लिए, उरी फिल्म की सीडी खरीदी, उरी फिल्म की सीडी खरीदी। एनआरआई एनआरसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना उसका गोल है, उसके लिए वो सीएसआर कर रहे हैं, और सीएफएस। ये सब प्लीज याद रख लो। ये मेमोरी टेक्निक आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको याद रख लो, एंड आई होप यू आर स्टडीइंग वेरी वेल। सो मेरे तरफ से इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।